एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फोटोन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो सेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि मैंने अपने चैनल पे एक सीटेट के लिए जो 120 मार्क्स की स्ट्रेटजी वाली वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको कुछ कीवर्ड्स दिए थे। कीवर्ड्स थे जो वो इस तरह से थे, देखिए कीवर्ड थे जो वो इस तरह से थे। कुछ तो उसके अंदर थे ये पॉजिटिव कीवर्ड्स और कुछ थे उसके अंदर नेगेटिव कीवर्ड्स। तो पॉजिटिव कीवर्ड्स और नेगेटिव कीवर्ड्स को यूज करके हमें ऑप्शन को एलिमिनेट करना था, और पॉजिटिव कीवर्ड्स को यूज करके हमने ऑप्शन को एक्सेप्ट करना था। तो बच्चों ने बोला कि मैम ये तो ठीक है कि कीवर्ड जब आप समझाते हो तो हमें कीवर्ड समझ आ जाते हैं कि कैसे कैसे अप्लाई करने हैं, लेकिन जब हम पीवाईक्यू सॉल्व करने बैठते हैं या क्वेश्चन लगाने के लिए बैठते हैं तब हम उन कीवर्ड्स को अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो आज की जो ये वीडियो है ये मैं पेडागोजी के ऊपर, मैं सिर्फ साइंस की पेडागोजी इंक्लूड कर रही हूँ। आप किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी को उठा लीजिए और इन कीवर्ड्स को अप्लाई करना शुरू कीजिए। अगर आपको प्रॉब्लम आती है फिर भी, तो फिर से मैं आपको दूसरे सब्जेक्ट की पेडागोजी के लिए भी करा सकती हूँ। तो आज मैंने साइंस की पेडागोजी के ऊपर ये सारे जो कीवर्ड्स हैं, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव कीवर्ड्स, मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी कि किस तरह से आप इन कीवर्ड्स को यूज़ करके पेडागोजी के अंदर 90 मार्क्स तक गेन कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ पेडागोजी के अंदर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, ये दो क्वेश्चन साइंस के इंक्लूड हो गए हैं, इनको भी हम डिस्कस कर लेंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन अब हम डिस्कस करते हैं पेडागोजी का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित में से विज्ञान के बारे में असत्य कथनों की पहचान कीजिए। कौन से कथन बताने हैं? सबसे पहले आप ये ध्यान देंगे, असत्य कथन यानी कि जो फॉल्स होंगे, जो नॉट ट्रू होंगे। तो देखिए, सभी वैज्ञानिक विचारों की खोज और परीक्षण नियंत्रित प्रयोगों द्वारा किया जाता है। सभी जो वैज्ञानिक विचारों की खोज होती है वो नियंत्रित प्रयोगों के द्वारा की जाती है। अगर आप उस टेबल के अंदर देखेंगे तो आपको ये जो नियंत्रित वर्ड है ये कैच करने को मिलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ से कौन सा शब्द कैच करेंगे? नेगेटिव कीवर्ड कौन सा? नियंत्रित। तो नियंत्रित दिखते ही हमने क्या किया? दिखाई दिया जैसे ही नियंत्रित, तो हमने इस ऑप्शन को कट कर दिया। ठीक है, और हमने क्या ढूंढना है? हमें असत्य कथन ही ढूंढना है। तो गलत कथन ही तो असत्य होता है, यानी कि ये जो कथन है अपना, ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही है। नियंत्रित होने की वजह से ये किस में चला गया है? नेगेटिव के अंदर चला गया है। ठीक है, जब किसी सिद्धांत को अत्यधिक वैज्ञानिक साक्ष्यों का समर्थन प्राप्त होता है तो वह नियम बन जाता है। दूसरी बात, जब हम साइंस के अंदर बात करते हैं तो साइंस के अंदर ये वर्ड दिखे, संशोधित, खारिज किया जा सकता है, अनिंतम, मॉडिफाइड, ये सब कैसे कीवर्ड हैं? पॉजिटिव, क्योंकि साइंस जो है वो फिक्स नहीं है। साइंस के अंदर आए दिन नई नई खोजें होती हैं और नए नए आपको जो नियम है वो बनते दिखाई देते हैं। तो साइंस का कोई भी एंड नहीं है, वो अनिंतम है। तो साइंस के पेडागोजी के अंदर ये अनिंतम वर्ड आपको एक ही पॉजिटिव कीवर्ड में इंक्लूड करना है, और संशोधित भी या मॉडिफाइड या अपडेट जो भी है ये आपको पॉजिटिव कीवर्ड्स के अंदर शामिल करने हैं। तो ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव जाएगा। वैज्ञानिक रचनात्मक क्षेत्र है, जब भी क्रिएटिविटी की बात करते हैं, हम रचनात्मक क्षेत्र की बात करते हैं, तो वो आंसर भी किस में जाता है? पॉजिटिव में जाता है। तो हमें कौन से आंसर छांटने हैं? नेगेटिव वाले। जब किसी सिद्धांत को अत्यधिक वैज्ञानिक साक्ष्यों का समर्थन मिलता है तो वह नियम नहीं बनता। नियम अलग चीज होती है, जो फैक्ट्स होते हैं वो अलग चीज होती है। तो नेगेटिव हमारे कौन से हो गए? ए एंड बी आर द नेगेटिव आंसर, वाइल सी एंड डी आर द पॉजिटिव आंसर। ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए, अगर हम बात करें ऑप्शन एलिमिनेशन से, सबसे पहले मैंने नियंत्रित वर्ड देखा, नियंत्रित से मैंने ए वाला ऑप्शन काट दिया, ए नेगेटिव में जाएगा। तो हमें ऐसा ऑप्शन छांटना है जिसके अंदर ए होगा। ठीक है, तो ए किस किस में है? फर्स्ट में है और फोर्थ में है। लेकिन ए के साथ या तो बी है और या डी है। लेकिन जब हमने डी को देखा, डी में क्या मिला हमें? कि रचनात्मक है। ये रचनात्मक क्षेत्र किस में जाता है? पॉजिटिव कीवर्ड के अंदर जाता है।
पॉजिटिव कीवर्ड मिल गया, तो इसलिए मैंने ये ऑप्शन कट करके कौन सा ऑप्शन को एक्सेप्ट कर लिया, ए वाले ऑप्शन को, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन को मैंने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन कॉन्सेप्ट मैपिंग से रिलेटेड है। कॉन्सेप्ट मैपिंग कब होती है, कब कराता है टीचर कॉन्सेप्ट मैपिंग? जब भी कोई नया पाठ हो शुरू करता है, कोई लेसन, कोई चैप्टर, कोई फॉर्मूला, कोई कुछ भी स्टार्ट करता है, तो उस नॉलेज को वो, उस पाठ को वो बच्चों की जो प्रायर की नॉलेज है, पहले की जो नॉलेज है, उसको जोड़ के उनके दिमाग में कॉन्सेप्ट मैप करता है। क्या करता है? कॉन्सेप्ट बनाता है। तो कॉन्सेप्ट मैपिंग का उपयोग किस रूप में नहीं किया जाना चाहिए, यहाँ भी हमें कैसा आंसर सेलेक्ट करना है, नेगेटिव आंसर ढूंढना है। ठीक है, शिक्षार्थियों के विचारों को बाहर निकालने में, शिक्षार्थियों के विचार बाहर आते हैं जिस बात से, उस बात में तो हम यूज़ कर सकते हैं। भाई अगर कॉन्सेप्ट बना रहा है टीचर तो पूछेगा, आपने वो देखा था, आपने उस टाइम वो पढ़ा था, आप उधर उस टाइम उस लैब में गए थे, तो आपने ये अपरेटिस देखा था, इससे क्या कर रहा है वो, ऐसे ऐसे शब्दों को यूज़ करके वो टीचर क्या कर रहा है, वो उसका कॉन्सेप्ट मैप कर रहा है। तो हमें यहाँ से नेगेटिव आंसर सेलेक्ट करना है। तो विचार तो बाहर आ रहे हैं बच्चों के, अगर विचार बाहर आते हैं तो वो कैसा आ जाता है, पॉजिटिव कीवर्ड में जाता है। पाठ योजना, ठीक है। मूल्यांकन, कौन सा वर्ड छाट लेंगे हम, मूल्यांकन। मूल्यांकन शब्द मिलते ही तो हमें क्या मिल जाएगा, नेगेटिव कीवर्ड। मूल्यांकन शब्द किस में शामिल हो रखा है, नेगेटिव कीवर्ड्स के अंदर। तो हमारा झट से आंसर हमें मिल जाएगा कौन सा, मूल्यांकन वाला, थर्ड ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड से, सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड को यूज करके ही हम डायरेक्ट जो पेडागोजी के क्वेश्चन है हम उनको सोल्व करने में एबल है। कोई भी प्रॉब्लम, चाहे आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ा है, तो भी हम क्या कर पा रहे हैं, पेडागोजी को सोल्व कर पा रहे हैं। और दिस इज़ नॉट ओनली फॉर साइंस पेडागोजी, दिस इज़ फॉर एवरी सब्जेक्ट पेडागोजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी कक्षा 8 की विज्ञान पुस्तक बच्चों से पड़ोस में बुजुर्गों से बात करने और उनके समय में उपलब्ध सीवेज निपटान प्रणालियों के बारे में पता लगाने के लिए कहती है कि बच्चों 8th क्लास की जो पाठ्य पुस्तक है वो क्या कहती है कि बड़े जो बुजुर्ग हैं आपके आस पड़ोस में उनसे मिलिए, और जो उनके टाइम में जो सीवेज का जो निपटारा था उसके बारे में पता लगाने के लिए कहती है। इस गतिविधि का क्या मुख्य उद्देश्य हो सकता है, ठीक है, क्या मुख्य उद्देश्य हो सकता है। यहाँ पे हमें पॉजिटिव आंसर की तरफ जाना है, नेगेटिव को एलिमिनेट करना है। क्या हो सकता है, यह छात्रों को हाल के वर्षों में आए बदलावों को समझने में मदद करता है। क्या कोई नेगेटिव वर्ड आपको मिला, नहीं मिला, तो ठीक है। यह छात्रों को नई प्रगति के लिए आभारी होने और अतीत का न्याय करने में मदद करता है। यह छात्रों को मज़ेदार गतिविधि के लिए बाहर जाने में मदद करता है। इसके जो सी पोर्शन है, मज़ेदार गतिविधि, हो सकता है आपके माइंड में ये आ जाए उस टाइम पे कि हो सकता है भाई बच्चे मज़े में पढ़ लें, भाई एक्टिविटी बाई कुछ लर्निंग कर लें, एक्टिविटीज़ वगैरह करें तो उससे लर्न हो जाए, मज़ेदार। आपको ये सब थोड़ा सा लग सकता है पॉजिटिव में, लेकिन इसका नेगेटिव को देखिए, नेगेटिव वर्जन, इट हेल्प स्टूडेंट to go out for fun activity and break the monotony of classroom activity। क्या ये क्लासरूम एक्टिविटी को, मोनोटोनी को ब्रेक करता है या फिर फन एक्टिविटी हो सकती है। देखिए फन एक्टिविटी आते ही ये किस में चला जा रहा है, नेगेटिव। फन एक्टिविटी नहीं कराएंगे हम, पढ़ाई में हम हो सकता है हम बच्चों को एक्टिविटी कराएंगे, लेकिन वो किससे होगी, वो उनके ब्रेन स्टॉर्मिंग से होगी, उनके कॉन्सेप्ट मैपिंग से हो सकती है, उनको व्यस्त करने में हो सकती है, किसी कॉन्सेप्ट के लिए हम एक्टिविटी करा सकते हैं, बट फन एक्टिविटी इज़ नॉट अलाउड। तो सी ऑप्शन को हर जगह से काट देंगे हम, ठीक है। सी को हमने, सी वाला हमने काट दिया। सी वाला काटते ही ए वाला अपना पॉजिटिव है, ये चला जाएगा। बी वाला जो है अपना वो भी पॉजिटिव है, तो बी इसमें नहीं है तो ये भी चला जाएगा। अपने पास बचता है फोर्थ ऑप्शन, ये भी पढ़ लेते हैं बचे हुए। ये छात्रों को प्रश्न बनाने,
जब हम किसी से बात करेंगे तो हम प्रश्न पूछ के बात करेंगे, प्रश्न पूछने का तरीका कैसा होगा, जानकारी एकत्रित करने में आदि के कौशल को विकसित करने में मदद करेंगे। ठीक है, यह छात्रों को पाठ्य पुस्तकों के अलावा हमारा जो एनसीएफ है, एनसीएफ जो 2005 है, जब मैंने उसके पॉइंट्स बताए थे आपको, तो मैंने ये बताया था कि एनसीएफ ये गुजारिश करता है कि बच्चे के ज्ञान को सिर्फ पाठ्य पुस्तक से सीमित मत करो, उसको पाठ्य पुस्तक से बाहर के जो चीज़ें हैं वो भी उसको सिखाना है। तो ये सारे के सारे कैसे आंसर हैं? पॉजिटिव। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उच्च प्राथमिक विज्ञान शिक्षण और अधिगम के लिए एनसीएफ 2005 की निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिशें हैं? हमें पॉजिटिव आंसर की तरफ जाना है। बच्चों के संदर्भ में सीखने की स्थितियां बनाना, एनसीएफ तो यही कहता है कि बच्चों को सिखाओ, ऐसी स्थितियां बना के सिखाओ, ऐसी पोजीशन, ऐसी कंडीशन बना के सिखाओ जिससे बच्चा सीख सके। तो ऑप्शन ए इज़ द पॉजिटिव आंसर। बच्चों को अपना ज्ञान स्वयं बनाने के लिए बिल्कुल पॉजिटिव आंसर है। व्यावसायिक शिक्षा का विज्ञान के साथ एकीकृत करने के लिए आवश्यकता, अवधारणाओं को अनुशासनिक दृष्टिकोण से पढ़ाया जाना चाहिए। जब भी हम अनुशासन की बात करते हैं और कठोर अनुशासन की बात करते हैं तो अनुशासन का मतलब तो यही होता है एक किस्म से कि बच्चे के ऊपर नियंत्रण रखा जाता है। ठीक है, बच्चे के ऊपर नियंत्रण रखा जाता है, वो अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। ये ऑप्शन आते ही कैसा है? ये नेगेटिव। कैसा है? नेगेटिव। डी को काट दो हर जगह से। और कौन कौन से बचे? डी को काट दो। तो हमारा व्यावसायिक शिक्षा को भी विज्ञान से जोड़ना है, बिल्कुल सही है। बी अपना ज्ञान, ये दोनों ऑप्शन एक जैसे हैं तो सही है। तीनों ये ऑप्शन ए बी सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक शिक्षक अमल और सार, उनके गुणों, दैनिक जीवन में उपस्थिति, पीएच और संकेतकों की चर्चा से शुरुआत करती है। पहले उसने क्या बताया? पहले उसने क्या किया कि जो अमल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, उसके गुण कैसे होते हैं और दैनिक जीवन में उसकी उपस्थिति कैसे होती है, किस किस तरह से हम घरों में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले उसके प्रॉपर्टीज़ बता दी है उसने। तो सबसे पहले जब हम उसकी डेफिनेशन, उसकी प्रॉपर्टीज़ बता देते हैं तो मेथड कैसा होता है? डिडक्टिव। लेकिन जब पहले बच्चों से प्रयोग करते हैं और बाद में उनकी डेफिनेशन बताते हैं तो वो कैसा होता है? इंडक्टिव। तो इसका आंसर कैसा हो जाएगा? डिडक्टिव। ये किस तरह का आंसर है? ये डिडक्टिव टाइप का आंसर है, क्योंकि सबसे पहले उसने उसकी प्रॉपर्टीज़ ही बता दी। सबसे पहले उसने उसकी प्रॉपर्टीज़ को ही डील कर लिया है, उसके गुण बता दिए हैं कैसे कैसे होते हैं एसिड एंड बेस। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मूल्यांकन के लिए खुली किताब वाले प्रश्नों पर समर के निम्नलिखित विचार हैं। ओपन बुक जो क्वेश्चन होते हैं उनके ऊपर जो समर के जो विचार हैं वो निम्नलिखित हैं। तो हमें क्या करना है? हमें पॉजिटिव आंसर की तरफ जाना है। यह छात्रों में मूल्यांकन के डर को कम करता है। मूल्यांकन का डर अगर किसी ऑप्शन में बढ़ रहा है, किसी क्वेश्चन में बढ़ रहा है तो वो नेगेटिव है। अगर किसी ऑप्शन से या किसी क्वेश्चन से मूल्यांकन का जो डर है वो कम हो रहा है तो वो किस में जाता है? पॉजिटिव में जाता है। किस में जाता है? पॉजिटिव में जाता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। यह छात्रों को किताब का अन्वेषण करने में, जब ओपन बुक बच्चे को दे दी जाती है कि कहीं से भी आप इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ के लेके आओ, तो वो बच्चों को क्या करता है? पूरी किताब का अन्वेषण करने का मौका मिलता है उसको। ठीक है, यह उत्तर याद रखने का बोझ कम करता है, या आंसर को याद करने का बोझ को कम कर रहा है। अगर ये बढ़ा रहा होता तो किस में जाता? नेगेटिव आंसर में जाता, लेकिन ये क्या कर रहा है? ये कम कर रहा है। और मेधावी छात्रों के साथ अन्याय है। ये तो चलो इसका ऑप्शन जो आगे तक था ये तो ठीक था, लेकिन क्या ये मेधावी छात्रों के साथ अन्याय है? मेधावी छात्र यहाँ पे क्या हो गए? ब्राइट स्टूडेंट को अलग से मेंशन किया गया है। अलग से मेंशन करते ही ये ऑप्शन किस में जाएगा? नेगेटिव में जाएगा। किस में जाएगा? नेगेटिव में। किसकी वजह से गया है ये नेगेटिव में? ब्राइट स्टूडेंट, मेधावी छात्रों की वजह से ये गया नेगेटिव में। ठीक है, तो क्या काट देंगे हम? हर जगह से सी वाले ऑप्शन को काट देंगे। सी वाले ऑप्शन को काट देंगे। फिर क्या है? यह छात्र की अवधारणात्मक समझ का आकलन करने में मदद करता है। बिल्कुल सही है। तो ए बी डी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए, एक वर्ड मिलते ही आपको अपने आप से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि
अगर हम ए बी पे जाते तो हमने डी वाला ऑप्शन भी तो पढ़ना था। ये क्या कर रहा है देखिए, इट हेल्प टू गोज द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। कितना पॉजिटिव आंसर बन गया ये, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वर्ड आते ही, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वर्ड इंक्लूड करते ही ये वेरी पॉजिटिव आंसर हो गया है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा वो 4th पे जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान में अपसारी प्रश्न शिक्षार्थियों की मदद करता है। अपसारी प्रश्न मतलब एक क्वेश्चन जो है टीचर ने पूछा, उसका एक बच्चा अलग से आंसर देगा, दूसरा बच्चा अलग आंसर देगा, उसके माइंड में कुछ चल रहा है, उसके माइंड में कुछ चल रहा है। जो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो डाइवर्जेंट टाइप के होते हैं। क्या होते हैं? डाइवर्जेंट टाइप। और अगर सबका आंसर, सभी बच्चों का आंसर सिर्फ एक ही बात पे संकुचित हो जाए, एक ही बात पे कन्वर्ज हो जाए, तो उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट क्वेश्चन, अभिसारी टाइप का प्रश्न। तो किस प्रकार से मदद करते हैं अपसारी? कई दृष्टिकोण विकसित होते हैं। कई दृष्टिकोण विकसित होने से पॉजिटिव में गया। अपनी सोच रणनीतियों में सुधार करने में भी मदद करते हैं। कक्षा की चर्चाओं में शामिल होने पर भी एक उत्तर पर पहुंचने में, सब लोग एक उत्तर पर पहुंच रहे हैं, एक उत्तर पर कन्वर्ज हो रहे हैं, तो वो तो किस टाइप का क्वेश्चन होता है? कन्वर्जिंग टाइप का। लेकिन ये तो कैसा है? डाइवर्जिंग टाइप का। डाइवर्जिंग तो यहाँ से क्या होगा? फैलेगा। डाइवर्जिंग तो सोच जो है वो बच्चों की फैलती है, एक उत्तर पे नहीं पहुँचती है, एक उत्तर पे नहीं पहुँचती है। तो डी को हर जगह से आप काट दो। कई दृष्टिकोण विकसित होते हैं, अपनी सोच रणनीतियों में सुधार आता है, कक्षा की चर्चाओं में शामिल होने में बच्चों की मदद करते हैं। कौन से क्वेश्चन? डाइवर्जेंट टाइप के क्वेश्चन। तो आंसर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान की कक्षा में विसंगतिपूर्ण घटनाओं का उपयोग करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? कौन सा उद्देश्य नहीं है? जो विसंगतिपूर्ण घटनाएं हैं या डिस्क्रिपेंट इवेंट्स हैं, वो कौन सी इवेंट्स होती हैं? जो बच्चे में जो गलत अवधारणा, मिसकॉन्सेप्शन को पैदा कर देती हैं, वो वाली। ठीक है, यह शिक्षकों को छात्रों में गलत धारणाओं को सामने लाने में मदद करता है। हाँ, विसंगतिपूर्ण घटनाओं का उद्देश्य ये होता है, ये छात्रों में संज्ञानात्मक कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है। हाँ, पॉजिटिव है ये, संज्ञानात्मक संघर्ष आ गया तो पॉजिटिव है। गलत अवधारणाओं को सामने लाना, ये भी पॉजिटिव है। और यह छात्रों को अपने विचारों को अलग तरह से देखने में मदद करता है। ठीक है, ये भी पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ कौन सा शब्द दिखाई दे रहा है आपको जो नेगेटिव कीवर्ड में शामिल है? मूल्यांकन। कौन सा शब्द? यह कमजोर छात्रों को मूल्यांकन में अच्छा प्रदर्शन करने में मदद करता है। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं। ये कमजोर छात्र, पहली बात तो एक नेगेटिव कीवर्ड तो ये कमजोर छात्र मिल गया, दूसरा आपको मिल गया मूल्यांकन। तो दोनों ही कीवर्ड नेगेटिव के अंदर जा रहे हैं, तो ये है नेगेटिव। तो हमें नेगेटिव ही ढूंढना था, उद्देश्य नहीं है। तो हमें कौन सा आंसर ढूंढना था? नेगेटिव आंसर ढूंढना था। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में अक्सर अतीत की दिलचस्प कहानियों के साथ रंगीन बॉक्स होते हैं। ठीक है, इसमें विलियम हार्वे के बारे में जानकारी है, जिन्होंने रक्त परिसंचरण की खोज की थी और उस समय इसे स्वीकार नहीं किया गया था। ठीक है, पाठ्य पुस्तक में उपरोक्त को शामिल करके विज्ञान शिक्षण के किन उद्देश्यों को पूरा किया जाता है? तो हमें कैसा आंसर ढूंढना है? पॉजिटिव। पॉजिटिव आंसर की तरफ जाएंगे। नेगेटिव कीवर्ड जहाँ पे मिलेगा आप उसको एलिमिनेट करके चलेंगे। किसी अवधारणा के विकास के लिए एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण विकसित करता है, पॉजिटिव आंसर है। यह भावना विकसित करना कि नए विचारों को स्वीकार किए जाने में समय लगता है। एकदम से कोई नया विचार आया, उसको तुरंत स्वीकार नहीं किया जाता, उसको स्वीकार करने में समय लगता है, वो धीरे धीरे स्वीकार होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विज्ञान में खुले दिमाग का विकास करना, ये भी पॉजिटिव है। विज्ञान में मजेदार तत्व शामिल करना जो परीक्षण योग्य नहीं है, ये नेगेटिव आंसर है। ये नेगेटिव आंसर, डी को हर जगह से काटो। तो आंसर कैसा जाएगा? ए बी सी इज द करेक्ट आंसर। ए बी सी इज द करेक्ट आंसर। विज्ञान के तथ्य, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विज्ञान के तथ्य अवधारणाओं, सिद्धांतों और थ्योरियों
के आधार के रूप में कार्य करते, जो विज्ञान के तथ्य होते हैं वो क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल और थ्योरीज के लिए फाउंडेशन का काम करते हैं। सही बात है ना भाई। अवधारणा जो बनी हुई है वो सिद्धांतों, थ्योरीज और आधार के रूप में उनके फाउंडेशन के रूप में कार्य करते हैं। विज्ञान में तथ्य स्थिर होते हैं और बदलते नहीं हैं, फिक्स्ड हैं, स्टैटिक है। तो नेगेटिव, मॉडिफाइड है, अपडेट होते हैं, चेंज होते हैं, टेंटेटिव है। ये कैसे है, ये पॉजिटिव है। तो कारण गलत है, अभिकथन सही है। अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, गलत। अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, ये भी गलत। अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। अभी इस पीडीएफ के अंदर जो 2 साइंस के क्वेश्चन इंक्लूड हुए थे, हम एक बार उनको भी देख लेते हैं। हो सकता है क्वेश्चन रिपीट कर जाए। निम्नलिखित में के लिए सही शब्द की पहचान कीजिए। वे जानवर जो बच्चों को जन्म देते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो देखिए, नहीं पता चल रहा है कि उनको क्या बोलते हैं जो बच्चों को जन्म दे रहा है, नहीं पता आपको। लेकिन ये नाम से देखो, वे जानवर जो अंडे देते हैं तो उनको तो अंडज ही बोलेंगे। बी ऑप्शन पे जहाँ पे भी अंडज है वो ही अपना पॉजिटिव आंसर होगा। बी ऑप्शन पे अंडज सिर्फ और सिर्फ एक आंसर के अंदर दिया गया है, तो 2 इज द करेक्ट आंसर। बाकी सारे के सारे जो है वो गलत आंसर हैं। ठीक है, तो जो वे जानवर जो बच्चों को जन्म देते हैं उनको जरायुज बोलते हैं। ठीक है, विविपेरस बोलते हैं। जो अंडे देते हैं वो ओविपेरस होते हैं। अंडाणु और शुक्राणु के संलयन से क्या बनता है, जाइगोट बनता है। त्रिव परिवर्तन के माध्यम से लार्वा का वयस्क में रूपांतरण क्या कहलाता है, मेटामॉर्फोसिस। क्या कहलाता है, मेटामॉर्फोसिस। तो 4 डेफिनेशन इस क्वेश्चन के अंदर इंक्लूड की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक नए पौधे के बारे में सहज का अवलोकन यह है कि इसका तना वैक्सी है, पत्तों के साथ मोटा है, गहरी जड़ें हैं बहुत ज़्यादा। पौधों के लिए सही आवास, यानी कि ये किससे क्वेश्चन पूछा गया है, ये अडेप्टेशन से क्वेश्चन पूछा गया है। जो तो किस तरह का पौधा होगा, ये मरुस्थल डेजर्ट टाइप का होगा। जो डेजर्ट टाइप के होते हैं उनका जो तना होता है वो इतना ज़्यादा मोटा हो जाता है, वैक्सी हो जाता है, ताकि उसके अंदर से जो इवेपोरेशन है वो ज़्यादा ना हो सके, ताकि उसके अंदर जो पानी की कमी है वो ना आए। ठीक है, तो ये हो गया मरुस्थल डेजर्ट। ओके, तो ये क्वेश्चन थे। हमने सोल्व किए पॉजिटिव कीवर्ड्स और नेगेटिव कीवर्ड्स को यूज करके। एक भी पेडागोजी का क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसमें हम नेगेटिव कीवर्ड्स या पॉजिटिव कीवर्ड्स को ढूंढने में सक्सेस नहीं हुए। हमने हर एक क्वेश्चन से पॉजिटिव एंड नेगेटिव कीवर्ड को ढूंढा और अपने सही आंसर तक पहुंचे। तो अब किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी उठा लो और ये पॉजिटिव और नेगेटिव कीवर्ड्स अपने सामने खोल के रखो और इन कीवर्ड्स को यूज करके उस पेडागोजी को सोल्व करो, तो आप करेक्ट आंसर तक पहुंच जाएंगे। और जब 2-4 बार ये प्रैक्टिस करोगे तो ये सारे कीवर्ड्स आपके माइंड में सेट हो जाएंगे, तो बार बार ओपन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इन कीवर्ड्स की सहायता से क्या करेंगे, जो किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी है उसको इजीली सोल्व कर पाएंगे। आई होप कि आपको इस वीडियो से हेल्प होगी। पेडागोजी के अंदर आप 90 मार्क्स तक सिर्फ और सिर्फ इन कीवर्ड्स के आधार पे गेन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक कीप वॉचिंग। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।